So, hello everyone, welcome to a new channel on YouTube that is the My Way Commerce. ये चैनल स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है फॉर दिस कॉमर्स स्टूडेंट्स और इस चैनल का मोटिव ये है या ये इस पैटर्न में चैनल वर्क करेगा। जो भी टॉपिक्स आपके डाउट्स होंगे या जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ आते हैं वो आप कमेंट करोगे एंड आई विल मेक श्योर कि वो टॉपिक्स मैं आपको ईजिली समझा पाऊँ वाया स्मॉल वीडियो क्लिप्स और प्रेजेंटेशंस एज़ पर दी नीड। ओके, तो क्योंकि ये पहला वीडियो है और किसी से इंटरेक्शन अभी हुई नहीं, होप कि आगे हो और मैं आपके मन के टॉपिक्स लाऊं, बट सिंस राइट नाउ कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं है तो आज मैंने खुद से अपना एक टॉपिक लिया है जो आपके काम का होगा एंड आई मेक श्योर कि वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम अगर बात करें तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी है डिमांड। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है वो सारे कॉमर्स से रिलेटेड है एंड सेकेंडली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक जो है वो हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड एक्चुअल में होता क्या है। हम लोग नॉर्मल डेज़ में बहुत सारे बातें करते हैं कि हमारी ये डिमांड है, तुम्हारी ये डिमांड है, व्हाटएवर, है ना। बट डिमांड होता क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले तो बीइंग अ ह्यूमन वी ऑल हैव समथिंग समथिंग इन आवर माइंड जिसको चलती रहती कि यार काश ये चीज़ हमारे पास हो, है ना। तो क्या चीज़ हुई वो डिज़ायर। हमारी इच्छा होती है यार काश मेरे पास आईफोन हो। ठीक है, हमारी वांट होती है डिज़ायर या वांट। ठीक है, दूसरी चीज़ जो होती है एक होती है हमारी नेसेसिटी। खाना चाहिए, भूख लगी है ना। कपड़े चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, ये क्या होती है नेसेसिटीज़, रोटी कपड़ा मकान। तो ये कुछ कमोडिटीज़ हैं जो आपको ज़िंदगी में रहने के लिए ज़रूरत होती है जिनकी। ठीक है, तो वो जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं या तो डिज़ायर होंगी जो आपकी इच्छा है या तो आपकी वांट होंगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो डिज़ायर्स और वो नेसेसिटीज़ ख़रीदने के पैसे ही नहीं हो तो क्या आप किसी चीज़ की डिमांड कर पाओगे? क्या आप किसी चीज़ को ख़रीद पाओगे? नहीं ना। तो डिमांड तीन, नॉट थ्री एग्जैक्टली बट आई विल से फोर कंपोनेंट से बना होता है। पहले तो किसी कमोडिटी की डिज़ायर होनी चाहिए, या वो नेसेसिटी हो या वो वांट हो, कुछ भी हो, और आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। इच्छा बहुत होती है हमारी, तो इच्छा है कि हम अंबानी का घर खरीद ले, बट हमारी एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं है, तो एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। ठीक है, आप उस चीज़ को पे कर पाओ, जो आप जिस चीज़ की डिज़ायर रखते हो उसको पे कर पाओ। एंड थर्डली किसी गिवन टाइम पीरियड में, गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। अब ये नहीं कि अपने कोटेड प्राइसेस आप बना दोगे कि आईफोन मुझे 10 रुपये में दे दो, तो गिवन प्राइसेस जो हैं उन पे आप वो करोगे। तो डिमांड क्या हुई? डिमांड मतलब किसी भी कमोडिटी की जो इच्छा है आपकी ख़रीदने की, प्लस आपकी एबिलिटी भी है, आप कैपेबल हो, आपके पास परचेजिंग पावर है टू परचेज दैट प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। इसको हम डिमांड कहते हैं। आइए देखिए, ये एक लड़का है, एज्यूम इट टू बी राम। ही गॉट कैश। ओके, पहले तो डिज़ायर की बात करते हैं। अ बॉय हैज़ अ विश टू बाई अ न्यू साइकिल बट डजंट हैव इनफ कैश। वो चाहता है, ये उसकी विश है। विश क्या है? डिज़ायर है एक न्यू साइकिल की, बट उसके पास पैसे नहीं है। मतलब क्या ये डिमांड होगा? नहीं, ये सिर्फ डिज़ायर है, ये कंप्लीट डिमांड नहीं है। लेकिन ये क्या गया, ये अपने दाढ़ी वाले पापा के पास गया और उसने बोला पापा मुझे पैसे दे दो। नाउ इट कन्वर्टेड इनटू वांट्स। अब जब उसके पास पैसे आ गए ना तो फिर वो उसकी वांट बनी गई। आप ही सोचो, आपकी इच्छा होती है लेकिन पैसे नहीं है तो फिर भी इग्नोर कर देते हो, लेकिन जहाँ पैसे आते हैं ना फिर आपको लगता है यार अब तो ख़रीद ही लेना है, तो फिर वो वांट बन गई। और जब आपके पास डिज़ायर थी, उसमें पैसे आ गए, वो वांट बन गई और आपने मार्केट में जाके वो साइकिल ले ली, यानी वो प्रोडक्ट ले लिया, तो ये आपकी बन गई डिमांड। तो डिमांड का आई होप मीनिंग क्लियर होगा आपको। लेकिन जब हम बात इलास्टिसिटी की करते हैं ना, इलास्टिसिटी की ये एक मैग्नीट्यूड है, ये एक मैग्नीट्यूड है, एक मेजरमेंट है। ठीक है, ये एक क्वांटिटेटिव वर्ड है, ये कितनी चीज़ इलास्टिक है ना। अब ये किन चीज़ों की इलास्टिसिटी की बात कर रहा है उसको जानने के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना होगा और देखना पड़ेगा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ का मतलब होता है कोई भी एक रूल
कोई भी एक डॉक्ट्राइन जो किसी चीज़ के रिलेशन को बहुत एथिकली और बहुत ही प्रिसाइज्ड वे में एक्सप्लेन कर रहा होता है विथ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड अजम्पशंस। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो इनका पहले वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं इनके, प्राइस मतलब किसी चीज़ की पैसे की अमाउंट, ठीक है, मतलब पैसा। दूसरा क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। आप बोलोगे मैम डिमांड तो हमें पता है, क्वांटिटी डिमांडेड हमें नहीं पता होता। कुछ भी फ़र्क नहीं होता दोनों में, दोनों सेम ही है। डिमांड का मतलब वो कि आपकी इच्छा है, आपके पास पैसे हैं, आपने वो चीज़ें खरीदनी है। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब वो क्वांटिटी भी आपने बता दी कि भाई मेरे को यही क्वांटिटी चाहिए, राइट। जैसे कि आपको बहुत मन है मैगी खाने का, तो आपने बोला मम्मा मुझे मैगी बना के खिला दो। तो मम्मा ने पूछा अच्छा ठीक है कितनी मैगी खाना है तुमको, बस तुम बना दो मम्मा। तो ये क्या था, आपने डिमांड जताया, आपने सिर्फ डिमांड बताया, बट आपने ये नहीं क्लियर किया कि कितने पैकेट्स बनाना है। लेकिन जब आप पैकेट्स क्लियर कर दोगे कि मम्मा मुझे 1 पैकेट मैगी खानी है, तो आपने क्वांटिटी क्लियर कर दी, क्वांटिटी को क्लैरिफाई कर दिया, बता दिया कि हाँ मुझे ये क्वांटिटी ऑफ गुड्स चाहिए, ये क्वांटिटी ऑफ मैगी चाहिए। तो यही होती है क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है, मेक श्योर यू आर वेरी मच क्लियर कि ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे हैं वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है। अब ये कहता क्या है, ये कहता है कि प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड आपके 2 वेरिएबल्स हैं ना मैम, जो कब से आप बोले जा रहे हो, उसमें इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स का मतलब उल्टा रिलेशन होता है। आइए देखते हैं कैसे। इनका ये कहना है कि जैसे जैसे ये देखो डॉलर्स है, मैंने तो नहीं देखे रियल में, आपने देखे होंगे। एज प्राइजेस गोज़ अप, जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ते हैं आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाती है। सिमिलरली जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ते हैं आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डाउन हो जाती है। तो ये एक्चुअल में क्या बता रहा है कि अगर मेरी प्राइस बढ़ी तो मैंने डिमांड कम की। अगर मेरे आईफोन एग्जांपल लेती हूँ, प्राइस बढ़ी तो मैंने बोला ना बाबा मेरे को आईफोन नहीं चाहिए, मैं वीवो में खुश हूँ। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि प्राइस कम हो गई आईफोन की, अरे 10,000 में बिक रहे, अरे अब तो चाहिए, डिमांड बढ़ा दी। ये तो ह्यूमन नेचर वाला लॉ है ना। तो ये अंडरस्टूड है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन, जो कि इन्वर्स होता है। एक चीज़ और, आप इकोनॉमिक्स में एक रूल होता है, अगर वेरिएबल्स की पोजीशन चेंज करते हो तो उनके रिलेशंस भी डिफरेंट होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस का इम्पैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे बताता है, क्वांटिटी डिमांडेड का प्राइस पे नहीं। अगर आपने वेरिएबल की पोजीशन चेंज की तो फिर वो गलत हो जाएगा। गलत क्या, उसके रिलेशंस अपोजिट हो जाएंगे। एग्जाम्पल लूँ, आपने बोला कि मेरी क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, है ना, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। ये रहने दो, इसको कंफ्यूज नहीं होते हैं, हम ये टॉपिक हटा देते हैं। बट स्टिल आप ये चीज़ माइंड में रखना कि जब वेरिएबल्स आप इकोनॉमिक्स में चेंज करते हो तो उनके रिलेशंस भी चेंज हो जाते हैं। तो आपका रिलेशन प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड पे कैसे है, क्या है, वो बताता है लॉ ऑफ डिमांड। एक और वर्ड कि सेटरस पेरिबस, ठीक है। सेटरस पेरिबस का मतलब ये होता है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो कहीं भी ये वर्ड आए तो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या है, बला है, ये बला कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके जो डिमांड कर्व है। अब डिमांड कर्व क्या होता है, जब आप ग्राफिकली किसी भी चीज़ को शो करते हो ना, किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल को, तो उसको हम कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिमांड कर्व है। ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, एक सेकेंड, ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये क्या है, ये डिमांड कर्व है, डी जिसको हम शो करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, पहले मैं Q1 क्वांटिटी लेते थे कितनी प्राइस पे, जब मेरी प्राइस P1 थी ना तो मैं इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, प्राइस कम हो गई। जब प्राइस कम हुई तो मुझे लगा अरे वाह अब तो मैं ज़्यादा चॉकलेट्स खाऊंगी, तो मैंने अपनी क्वांटिटी यहाँ से यहाँ बढ़ा दी, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। फिर प्राइस और कम हो गई तो मैंने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड तो और ज़्यादा बढ़ा दी, मज़े ही आ गए, है ना। तो ये जो डिमांड कर्व है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड या डिमांड के रिलेशन का। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। वैसे तो मैं अगर लॉ ऑफ डिमांड के टॉपिक पे आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर भी वीडियोस
बना दो। आज हमारा टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये मैग्नीट्यूड बता क्या रहा है। ये अब बताता है, अच्छा पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है ना, वो ये बता देता है आपको कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशन है कि अगर प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, या वो प्राइस घटी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। लेकिन कितना, वो उसने तो सिर्फ एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट दे के छोड़ दिया। लेकिन आपको ये भी तो जानना होगा कि यार कितना क्वांटिटी बढ़ेगा, प्राइस कितने कम होने पे कितनी क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, या व्हाटसोएवर द केस में भी। तो ये चीज़ हमारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेकर आता है। वो एक मैग्नीट्यूड है, एक मेजरमेंट है ऑफ चेंज, कितनी चेंज है, कितना वो हम मेजर कर रहे हैं। वो चेंज किस में, इन क्वांटिटी डिमांडेड। किसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये होती है इसकी मीनिंग। अगर मैं आपको थोड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूँ तो जो इलास्टिसिटी है ना वो कई टाइप्स की होती हैं। जो इलास्टिसिटी है हमारा वो कई टाइप्स का होता है। सबसे पहला हमारा होता है प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी, तीसरा होता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी, और चौथा होता है हमारा एडवर्टीज़मेंट या एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। अब ये जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको इन अ क्रक्स बताती हूँ। आज तो हमारा मेजर फोकस प्राइस इलास्टिसिटी होगा, पर मैं बता रही हूँ कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के इम्पैक्ट को बता रहा है। क्रॉस इलास्टिसिटी अगर आपने पढ़ा है तो रिलेटेड गुड्स और प्राइस का क्या रिलेशन है वो बता रहा है। अगर इनकम इलास्टिसिटी है तो इनकम का क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या रिलेशन है, आपकी इनकम जो आप कमा रहे हो। और एडवर्टीज़मेंट का आपके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस से रिलेशन है। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी की। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ। तो आप ये देख रहे होगे, ओहो ये क्या चार्ट्स हैं, बहुत इजी हैं, समझ में आ जाएंगे। प्राइस इलास्टिसिटी सबसे पहले हमें पता है कि बता क्या रही है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की रिलेशन। ठीक है, मतलब अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, हमें पता है, लॉ ऑफ डिमांड बताती है, बट कितना, है ना। पहली बात आपने ये चीज़ देखी है कि एक चीज़ जान लो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है क्योंकि ये इन्वर्स है। तो जब भी कोई ईडी, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, तो जब भी कोई वैल्यू उसकी आती है ना तो उसके आगे हम हमेशा ये लगाते हैं, ये नेगेटिव साइन है, ये माइनस वैल्यू नहीं है, ये नेगेटिव साइन है जो बताता है कि इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो वैल्यू के आगे अगर कभी माइनस लगे, इट इज़ नॉट नेसेसरली द नेगेटिव वैल्यू, रैदर इट एक्सप्लेन्स द रिलेशन दैट देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, आगे बात करेंगे हम डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी जो हमारी ईडी है वो कितने फॉर्म्स, कितने डिग्री में हो सकती है। तो टोटल वी हैव 5 काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिग्रीज, दैट इज़ इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इन इलास्टिक, ज़ीरो इलास्टिक, जिसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक भी बोलते हैं डिमांड, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फाइन, अब आप एक चीज़ याद रखना ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे कि जब मैंने बोला कि इलास्टिक है कोई भी चीज़ या बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, दैट इज़ हाई इलास्टिक, इसका मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा डिमांड पे, है ना। और अगर मैंने बोला लो इलास्टिक या ज़ीरो इलास्टिक, मतलब डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। इलास्टिसिटी को हम डायरेक्टली यहाँ पे डिमांड से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इलास्टिक, जिसको हम और क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने, आप ये डायग्राम देख सकते हो, मेरी प्राइस मान लो पहले इतनी थी, ठीक है, P1 थी, फिर क्या हुआ, मेरी प्राइस थोड़ी सी कम हो गई मार्केट में,
मान लो आईफोन की ही प्राइस कम हो गई, तो अब इतनी प्राइस है। तो आप देख रहे हो जो प्राइस चेंज है वो बहुत कम है, लेकिन मैंने क्या किया, पहले मैं इतनी क्वांटिटी डिमांड करती थी, बट अब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, मतलब मैंने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ कर दी, बढ़ा दी, लेकिन प्राइस में तो काफ़ी थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अब अपनी क्वांटिटी डिमांडेड में देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब कि जब आपका चेंज इन प्राइस जो है वो बहुत कम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से, या आपका जो परसेंटेज चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, ये है ना, ये डेल्टा होता है जो चेंज बता रहा होता है। तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है सिर्फ थोड़े से ही प्राइस चेंज करने में, तो हम इसको रिलेटिवली हाई इलास्टिक डिमांड बोलते हैं या इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इसमें हमारी जो ईडी की वैल्यू है वो मोर देन 1 आती है, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें तो यूनिट इलास्टिक होता है। यूनिट इलास्टिक का मतलब ये कि जो मेरी प्राइस में चेंज है, जो मेरी प्राइस में चेंज आ रही है वो मेरे क्वांटिटी डिमांडेड पे इक्वल है। फॉर एग्जांपल आप ये देख लो डायग्रामेटिकली कि पहले आपकी प्राइस इतनी थी, तो आप मान लो इतनी डिमांड कर रहे थे, ठीक है, ओ पी प्राइस थी आपकी, तो आपने ओ एम क्वान्टिटी डिमांड की। यहाँ पे हम दिखाते हैं क्वांटिटी और यहाँ होती है प्राइस, है ना। तो जब आपकी प्राइस बढ़ी, आपकी प्राइस मान लो इतनी ही बढ़ी, है ना, तो आपकी प्राइस P1 हो गई। तो आपने, अब लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो आप डिमांड कम करोगे, तो आपने डिमांड अपनी कम कर ली, मैंने बोला ओके, तो ओवन क्वांटिटी आपने डिमांड की। लेकिन आप ये देख रहे हो कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, जो चेंज इन प्राइस है, मतलब जितना रेशियो प्राइस का चेंज हुआ है उतनी ही आपकी क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हुई है। मतलब कि जो चेंज आपका प्राइस में हो रहा है उतने ही रेशियो में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज हो रहा है। फाइन, इसको हम और क्या बोलते हैं, यूनिट इलास्टिक को रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको और क्लियरली देना चाहती हूँ कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको बोला क्यों जाता है, ठीक है। तो आपको मैं बताती हूँ उसका रीज़न। देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक शेप है जो ये बता रहा होता है कि किसी भी डिमांड कर्व या किसी भी कर्व के अंडर जितने भी आप रेक्टेंगल्स बनाओगे ना, जितने भी आप रेक्टेंगल्स बनाओगे वो सारे इक्वल होंगे। फाइन, जितने भी रेक्टेंगल्स आपके बन रहे हैं वो इक्वल होंगे। ये देखो, ये रेक्टेंगल बना इक्वल है, ये रेक्टेंगल बना इक्वल है। सिमिलरली और कम करोगे तो ये रेक्टेंगल, ये सारे रेक्टेंगल्स इक्वल आएंगे, क्योंकि कोई सारी चीज़ें इक्वल्स टू 1 हैं और सारी चीज़ें सेम हैं। जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उतनी ही चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा है। फाइन, नेक्स्ट देयर इज़ इन इलास्टिक डिमांड। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इन इलास्टिक हो या इलास्टिक हो, आपको डायरेक्ट रिलेशन देखना है डिमांड से। इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि मेरे डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है या कम चेंज आई होगी। अगर आपका जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है या ईडी की वैल्यू लेस देन 1 है, उसका मतलब इन इलास्टिक होता है। इसको और क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव इन इलास्टिक या हाईली इन इलास्टिक, है ना। इन इलास्टिक है, वो रिलेटिव वर्ड लगा लो या हाईली लगा लो, एक ही बात होती है। अब वो देखो कैसे, ये देखो इतना प्यारा डायग्राम है। पहले मेरी प्राइस इतनी ज़्यादा थी, ठीक है, पहले मेरी P0 मान लो इतनी प्राइस थी, तो मैं इतनी कम क्वांटिटी डिमांड करता था। फिर मेरी प्राइस क्या हुई, अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। क्या मैंने अपनी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी? नहीं ना, मेरी क्वांटिटी में फ़र्क पड़ा। प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होगी, ये तो लॉ है, ये स्टेटेड फैक्ट है, तो ये तो होना ही है। लेकिन जो मेरा प्राइस चेंज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा। मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी डिमांड थी उतनी ही रखी, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ाई। ऐसे केसेस पता है कौन से केसेस में होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। मेडिसिन्स, है ना, जब हम मेडिसिन्स ऑर्डर करते हैं या मेडिसिन्स की जब डिमांड रखते हैं, उसकी प्राइस 1000 हो या 500 हो या 100 रुपये हो, आप उतनी ही डिमांड करते हो जितनी आपकी ज़रूरत होती है। अगर प्राइजेज़ महंगे हैं तब भी अगर आपकी वो ज़रूरत है आप उसे डिमांड करते ही हो, तो डिमांड पे खास फ़र्क आया क्या? नहीं, वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपने डिमांड की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइजेस। तो ये जो इनइलास्टिसिटी है ना, वो ज़्यादातर नेसेसिटीज़ में होती है। मैच स्टिक ले लो, माचिस का डिब्बा,
आपकी जितनी ज़रूरत है, वो माचिस 1 रुपये में लेगा या 10 रुपये में आपको दे रहा है ना? आप उतनी ही डिमांड करोगे जितनी आपकी ज़रूरत है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो इनइलास्टिक डिमांड वाली कमोडिटीज़ होती हैं, जो कि प्राइस चेंज होने पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस डिमांड में नहीं दिखाती। इसीलिए इसकी जो वैल्यू आती है ईडी की, वो लेस देन 1 आती है। ठीक, अब बात करें ज़ीरो इलास्टिक की। ज़ीरो इलास्टिक आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने बोला था इलास्टिसिटी को आप डिमांड से देखो। ज़ीरो इलास्टिसिटी या परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब आप प्राइस में इनफाइनाइट चेंजेस कर दो, प्राइस जितना भी बढ़ा दो, जितना भी घटा दो, आपकी डिमांड जो है, आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, उस पर कोई भी फ़र्क आ रहा है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। तो जब हम इसे वर्ड्स में पुट करेंगे तो क्या होगा? When there is no change in the quantity demanded due to infinite changes in the prices, it is said to be perfectly inelastic demand. इसीलिए हमारी वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है, क्योंकि डिमांड में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है ना? तो जब भी इलास्टिसिटी की बात करते हैं हम डिमांड से ही कंपेयर करते हैं। अगर इलास्टिक है मतलब डिमांड में फ़र्क पड़ रहा है, अगर नहीं इलास्टिक है मतलब डिमांड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इन केस जब हाईली इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है तो प्रोपोर्शन में चेंज आता है। हाईली इलास्टिक में डिमांड का प्रोपोर्शन, जो चेंज इन डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेरेटिव टू द चेंज इन प्राइस, और लेस इलास्टिक में जो डिमांड की चेंज है उसमें बहुत खास फ़र्क नहीं आता है प्राइस के चेंज की वजह से। द लास्ट वन इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें हमारी वैल्यू इनफाइनाइट है, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्राइस जो है हमारा, अगर आप थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हो या कोई भी चेंज नहीं है, तब भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रही है। दैट मीन्स व्हेन देयर इज़ अ वेरी माइनर चेंज इन द प्राइस और इवन नो चेंज इन द प्राइस, द क्वांटिटी डिमांडेड हैज़ अ वेरी हाई इम्पैक्ट, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड की चेंज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रही है। ठीक है, तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देयर कम्स अ क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन विच ऑफ द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो आप क्या आंसर दोगे? ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। द आंसर वुड बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे प्राइस चेंज का कोई भी थोड़ा सा भी चेंज आप करते हो तो क्वांटिटी डिमांडेड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। एंड द आंसर देयर इज़ infinite. The value of the perfectly elastic commodity या demand is what? Infinite. Yes. और हम इसे अगर न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा होता है फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। थोड़ी सी डिटेल में इसकी बात करते हैं, आइए देखते हैं। तो वही चीज़ जो मैंने पहले लिखी थी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी हमें निकालना पड़ेगा, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी वो भी निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलता है? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। देखो, मैथमेटिकली भी हमें ये चीज़ पता होती है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि परसेंटेज चेंज क्या होता है ना, तो आप यही बोलते हो मैम, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाई ओल्ड इंटू 100। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो हर जगह हम यूज़ करते हैं अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना होता है। मतलब इसका क्या होता है, ये परसेंटेज चेंज क्या बता रहा है कि कोई अगर आपके किसी भी वेरिएबल में चेंज आया है तो उसको अगर हम परसेंट में शो कर रहे हैं तो वो हमारा परसेंटेज चेंज इन एनी वेरिएबल दिखा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रही है और प्राइस में जो चेंज आ रही है उसको हम परसेंटेज फॉर्म में इस फॉर्मूले के थ्रू दिखाते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी डिमांड कर रही थी, ठीक है, कितने प्राइस पे, और मेरी प्राइस थी 10 रुपये, मेरे 10 रुपये प्राइस थी और मैंने 100 यूनिट्स डिमांड किया। फिर क्या हुआ, प्राइस P1 हो गई, मान लो मेरी प्राइस कम हो गई तो ये दूसरी प्राइस हो गई, तो इसको मैंने P1 से डिनोट कर दिया, 8 रुपीज़। तो जब मेरी प्राइस कम हो गई तो मैंने जाहिर सी बात है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाई होगी, तो मेरी जो Q1 है यानी नई क्वांटिटी है वो 120 यूनिट्स हो गई। ठीक है, तो अगर मुझे चेंज निकालना है कि कितना चेंज आया है तो इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल्टा क्यू मतलब कितनी चेंज आई क्वांटिटी में। जाहिर सी बात है, पहले मैं 100 कर रही थी, अब मैं 120 कर रही हूँ, तो कितना चेंज आया मेरी एक्चुअल क्वांटिटी डिमांडेड में। मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं जो नई क्वांटिटी मैंने डिमांड की थी और जो मैं पहले करती आ रही थी उसको माइनस कर दूँगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 यूनिट्स। मतलब मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है अभी फ़िलहाल वो 20 यूनिट से बढ़ गई है। इसी तरह अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस पहले मैंने पहले मैं 10 रुपये दिया करती थी, अब मैंने 8 रुपये दिया है, तो ये कितना चेंज है, 2 रुपये का। लेकिन आप ज़रा ध्यान से सोचो यहाँ पे,
₹2 कम या ₹2 ज़्यादा लगा रहे हो आप, अब आपका ₹2 कम लग रहा है। इसीलिए जो आप न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हो, मतलब जो पहले नए, अभी आपने ₹8 दिए, पहले आप कितना दे रहे थे, ₹10, यानी ₹2 अब आप कम दे रहे हो, इसीलिए ये -2 हो गया, है ना। तो ये हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। और हमें चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी करके ये परसेंटेज वाली वैल्यू को डिराइव करना है। तो इसमें कुछ नहीं हमें करना है, सिर्फ ये करना है डेल्टा क्यू, जिसको आपको पता है क्या होता है, Q1 माइनस क्यू, है ना, आपको पता है, अभी हमने सॉल्व किया। Q1 मनी मतलब न्यू माइनस ओल्ड अपॉन इनिशियल, इनिशियली आप कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 100 क्यू, यानी कि पुरानी वाली वैल्यू। इसको हम मैथमेटिक्स के कई जगह यूज़ करते हैं, जब हमें स्पीड निकालना है या बहुत सारी चीज़ें, जो भी परसेंटेज चेंज निकालना होता है उसका यही फार्मूला होता है, और वही सेम फार्मूला हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। फाइन, इन 200 100 हमने क्यों किया, क्योंकि हमको परसेंटेज फॉर्म में चाहिए। अगर परसेंटेज फॉर्म में नहीं चाहिए होता देन ओके, बट हमें परसेंटेज फॉर्म में चाहिए, इसलिए हमने डेल्टा क्यू, दैट इज़ जो Q1 माइनस क्यू है, यानी कि न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल, इनिशियल यानी ओल्ड वैल्यू जो आपकी थी क्वांटिटी की, डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। ये कैसे निकलता है हमें पता है, P1 माइनस पी, है ना, डिवाइडेड बाई P इंटू 100। फाइन, अब आप अगर इसको सॉल्व करो तो ये 100 तो कट जाएगा, और अगर आप इसको ऐसे लिखो तो क्या मैंने कुछ गलत किया, डेल्टा पी पी, नहीं, कोई गलती नहीं की, ठीक है। और हमें ये डिवाइड बेसिक रूल पता है कि अगर हम ऐसे करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है मल्टीप्लाई का साइन, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी, है ना। अब इसको मैं इस वे में लिखूँ, या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, कोई डिफरेंस है नहीं, सिर्फ मैंने डेल्टा पी को इधर ला दिया और क्यू को इधर ला दिया, डिनोमिनेटर में है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, एवरीथिंग इज़ ओके हेयर, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँ तो 1/2 इंटू 2/8 अगर लिखा है, तो इसको अगर मैं 1/8 इंटू 2/2 लिखूँ तो कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। तो इसी तरह मैंने इसके सिर्फ वैल्यूज़ चेंज किए, ठीक है। तो अगर आप ये फार्मूला लिखो, या एग्ज़ाम में ये फार्मूला देखो, या ये देखो, ये देखो, ये देखो, या फिर ये देखो, सारी चीज़ें सेम हैं, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसको डिराइव आपने किया है एज़ पर योर ओन नीड्स। और आपको पता है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, डेल्टा क्यू, डेल्टा, ये जो ट्रायंगल आप इसको डेल्टा बोलते हो, चेंज बोलते हो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी चेंज है, क्यू मतलब जो इनिशियल है, ओल्ड वाली कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, सिमिलरली चेंज इन प्राइस एंड इनिशियल प्राइस, दैट इज़ पी। एक आइए न्यूमेरिकल करके देखते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएं। Calculate the price elasticity of demand if quantity demanded of a commodity rises by 20% due to 8% fall in its price, है ना। अगर हमें ये चीज़ पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है 20% से, और हमारा जो फॉल इन प्राइस है वो 8% है, सर आप ध्यान से सोचना, मैंने प्राइस में सिर्फ 8% चेंज किया, है ना। मेरा चेंज इन जो प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको कुछ कैलकुलेट करना नहीं है, वो 20% आ रहा है, और जो परसेंटेज चेंज इन और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो 8% है। आप ये नहीं देख रहे हो कि जो क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंट चेंज है वो बहुत ज़्यादा है प्राइस से, मतलब प्राइस की सिर्फ थोड़ी सी चेंज में क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है ना। तो ये क्या हुआ, अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें तो ED 1 से ज़्यादा ही आना चाहिए, हाँ बिल्कुल आना चाहिए ED 1 से ज़्यादा, तो हम इसको कौन सा बोलेंगे, हाईली इलास्टिक होगा। अगर हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ दी हैं तो हम ये डेरिवेट कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन करना है तो वो भी देख लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन QD 20 दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी 8, माइनस वो नेगेटिव रिलेशन भी शो कर रहा है, प्लस फॉल हुई है प्राइस, मतलब आप अब 8% पैसा कम लगाओगे इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ गई, -2.5, सारी कंडीशंस वेरीफाई हो रही है। ED हमारा 1 से ज़्यादा भी आ रहा है, बिल्कुल 1 से ज़्यादा हो रहा है, ये तो नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है, 2.5 1 से ज़्यादा आया, दैट मीन्स हाईली इलास्टिक, है ना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। When price of a commodity is 10 पर यूनिट, हम सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं, प्राइस मेरी 10 पर यूनिट है, डिमांड इज़ 100 यूनिट्स, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 100 यूनिट्स की। When the price falls to 8 पर यूनिट, यानी जो मेरी नई प्राइस आ रही है वो कितनी आ गई, 8 रुपीज़, डिमांड एक्सपैंड्स टू 150 यूनिट्स, एक्सपैंड मतलब बढ़ गई, जाहिर सी बात है प्राइस कम हुई है, डिमांड बढ़ाओगे आप,
तो क्वांटिटी डिमांडेड 150 यूनिट्स आ गई। तो अब इसकी प्राइस इलास्टिसिटी निकालो। हमें फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन QD अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो पहले आप चेंज निकाल लो ज़रा कि कितनी क्वांटिटी में फ़र्क आई। अभी आप 150 ले रहे हो, पहले 100 लेते थे। तो 150 माइनस 100 इक्वल्स टू 50, मतलब कितना चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में आया, 50 यूनिट्स का। प्राइस में कितना का चेंज आया, अभी आप 8 रुपये लगा रहे हो, पहले आप 10 रुपये लगाते थे, यानी -2। अब आप 2 रुपये कम लगा रहे हो। अब इसको फॉर्मूला में अगर हमने पुट किया तो ये जो हमारा डेल्टा Q है अपॉन Q इनिशियल, यानी जो वैल्यू है, इंटू 100, क्योंकि पहले हम 100 यूनिट्स ले रहे थे, इंटू 100 किया तो 50% आया। आंसर आ गया 50%। इसी तरह परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाला हमने, -2 अपॉन इनिशियल प्राइस कितनी थी, यानी ओल्ड प्राइस कितनी थी, 10 इंटू 100, ये -20% आया। अब इसको हमने दो वैल्यूज़ जैसे पिछले क्वेश्चन में पुट किया वैसे यहाँ पे पुट करेंगे। ये तो हमारी परसेंटेज वैल्यूज़ आई ना, तो अब हमें एक्चुअल फार्मूला में पुट करना है। तो आंसर आता है हमारा -2.5। वैसे मैं आपको बता दूँ, हम बहुत आगे जा चुके हैं। हमारा फार्मूला अभी यहाँ पे ऐसे इसने बहुत अलग तरीके से डिराइव किया है, बट हमने चीज़ें ऑलरेडी क्लियर कर ली। तो जो हमारा ED आ रहा है ना, वो या ये आएगा -2 इंटू 10 अपॉन 100। वो सारी चीज़ हमने कर दी है, लेकिन इसके पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको डाउट ना हो, इसलिए मैं सॉल्व कर दे रही हूँ। -2.5 हमारी ED ऑलरेडी आ चुकी थी यहाँ पे। ये तो वो एक्सप्लेनेशन है जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। तो हमारा ED कितना है, 2.5। दैट मीन्स आप यहाँ भी देख सकते हो, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50% है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20% है। मतलब ED की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि हाईली इलास्टिक गुड्स की हम बात कर रहे होंगे, मे बी कुछ भी हो, और ED वैल्यू 2.5 आ गया है ना। इस तरह से हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं या प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं इलास्टिसिटी में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ED, और भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि टोटल आउटले मेथड बोलो, फ्लक्स मेथड बोलो, और ज्योमेट्रिक मेथड्स। बट वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट सेशंस में प्रोवाइड करूँगी जब आप चाहोगे, ठीक है। तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो आई एम मेकिंग इट शॉर्ट, फिर भी काफ़ी थोड़ा सा लंबा चला गया, बट आई होप आपको क्लियर होंगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को बताना, और अपने कमेंट्स देना ज़रूर, अपने फीडबैक्स देना, क्योंकि आपके फीडबैक्स ही मेजर सोर्स है इस चैनल का और इसके आगे के ग्रोथ का। तो अगर आपको पसंद आया है और आप चाहते हो कि मैं और वीडियोज़ इस पर आगे बनाऊँ, तो आप कमेंट करना, तो मैं आगे के वीडियोज़ और आगे की टॉपिक इलास्टिसिटी के ही कंटिन्यू करूँगी। ऑल्सो अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक आप जो चाहते हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो कॉमर्स के, तो आप वो भी कमेंट करना, ताकि मैं वो चीज़ आपके लिए ला पाऊँ। टिल देन आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और हेल्दी होगे। सो एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।